स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए, आपके लिए लेके आ रहा हूँ सीबीएसई के लिए सैंपल पेपर्स, जिसको करके आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा किस टाइप का पेपर हमारा सीबीएसई का आने वाला है। तो मैं आपको सारे के सारा पूरा का पूरा पेपर सोल्व करके दूंगा, तो ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन को कैसे हल करना है। मुझे लगता है कि इसमें से काफी सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के होंगे जो मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ। तो लेके चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हमारा एचसीएफ और एलसीएम का। तो दो नंबर हैं 26 और 169, जिसका एचसीएफ दे रखा है 13। फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एचसीएफ और एलसीएम की जो गुना होती है वो नंबरों की गुना के बराबर होती है। तो ये याद रखना है हमारे को कि एचसीएफ गुना में एलसीएम बराबर है नंबरों की गुना ए और बी के बराबर। अब हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? नंबरों की गुना को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, तो ऐसा करके हम एलसीएम को फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर हमारे पास है 26 और 169। तो 26 और 169 की जो गुना होगी उसके नीचे एचसीएफ की वैल्यू है 13। तो ये यहाँ से आ जाएगा 13 को अगर हम यहाँ से काटे जब 2 पे कटेगा 169 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 338। यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर होगा हमारे पास सी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा सी। अब हम लेके चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें ये दे रखा है एक बहुपद और इसके शून्य बताने हैं कि शून्य क्या होंगे। तो आपको ये देखना है कि किसी भी बहुपद का जो रूप होता है वो क्या होता है, x की 2 माइनस एस एक्स जमा पी। पी में क्या है, शून्यकों की गुना होती है और एस जो होता है वहां पर इनका जोड़ आता है। तो जो जोड़ है वो आ रहा है 3। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा ऐसे कौन से शून्य है जिनका जोड़ 3 आता है। m और m प्लस 3 का जोड़ 3 नहीं आता, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। माइनस m और m प्लस 3 का जो जोड़ है वो 3 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से बात बन सकती है। फिर भी हम तीसरा और चौथा उत्तर भी ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पर जोड़ कितना आ रहा है, m से m कट जाए तो जोड़ आ रहा है -3, जबकि हमारा जोड़ क्या आ रहा है, हमारा s की वैल्यू जो है वो 3 है। s की वैल्यू 3 है और प्रोडक्ट की जो वैल्यू है -m इंटू m प्लस 3 है। तो इस कंडीशन को पूरा करने वाला हमारे पास b उत्तर वैसे तो मिल चुका है, और अगर हम मान लो b d और d को भी ट्राई कर लें तो यहाँ से हमारा जोड़ क्या बन रहा है, -m और -m से -2m -3 बन रहा है। तो इस तरह से देखते हैं कि इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे x स्क्वायर -sx प्लस p को हमने जब तुलना किया हम चारों उत्तर देख सकते हैं, और जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारा उत्तर है b। तो हमारा b इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है 2x की 2 जमा px जमा 2 बराबर 0, जो कि द्विघात समीकरण है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके मूल बराबर है, यानी कि इसके रूट्स इक्वल हैं, तो a की वैल्यू क्या होगी, तो मूल बराबर या इक्वल रूट्स के लिए d की वैल्यू का 0 होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर b की 2 माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे b की 2 यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4, a की जो वैल्यू है वो 2 है, यहाँ 2 लगाते हैं, c की वैल्यू भी यहाँ पे 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। k स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4, तो यहाँ पे 16 राइट साइड में जाएगा, तो a की जो वैल्यू है 16 का रूट, यानी कि आंसर आएगा हमारा ±4। तो उत्तर होगा इसका b, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 6x - y = 2, 6x - 2y = 4। ये दो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी हैं और यहाँ पर हमें ऐसी वैल्यू चाहिए c के लिए जो हमारे को अनंत हल देती है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें देती है। तो क्लियर सी बात है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए दोनों लाइनों को एक ही लाइन होना पड़ेगा, यानी कि कंडीशन जो इसके लिए होती है वो ये होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इन चीजों को देखते हुए हमारे पास आएगा c/6 -1/-2 = 2/4। तो क्योंकि ये दोनों हिस्से तो इक्वल पहले से ही हैं, तो केवल ये हिस्सा इसके इक्वल नहीं है, तो c/6 को हम कर देते हैं -1/2 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योमेट्री के टॉपिक से। a और b नाम के दो बिंदु दे रखे हैं, तो उनका मध्य बिंदु दे रखा है m/3, 5। तो अगर ये इन दोनों का मध्य बिंदु है तो ये बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी। तो क्लियर सी बात है कि a की वैल्यू अगर हमारे पास -6 और 7 है, b की वैल्यू -2 और 3 है, तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट है वो ये आएगा -6 - 2/3, 7 जमा में 3/2, यानी कि हमारे पास पॉइंट बन रहा है -6 -2। सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, -6 और -2, -8 को 2 से भाग करेंगे तो -4, और यहाँ पे आएगा 5। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इससे m/3, 5 से, तो पिछला हिस्सा y की वैल्यू y के बराबर है, तो m/3 जो है वो इक्वल आएगा -4 के, तो m की वैल्यू निकलती है -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिमिलर ट्रायंगल का टॉपिक है ये वाला। यहाँ पर दो ट्रायंगल्स दे रखी हैं, ट्रायंगल बन रही है, देखो यहाँ फिगर के अकॉर्डिंग OA क्यू ट्रायंगल है और OB P ट्रायंगल है। अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर क्लियर से ये देख पा रहे हैं कोण एक जो है वो 2 के बराबर है और कोण A जो है वो B के बराबर है। तो दो कोणों के सिमिलर होने पर, बराबर होने पर, तीसरे वाला जो कोण है वो भी तीसरे वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तीसरे नंबर वाला तीसरे के बराबर है, ये 90 डिग्री दोनों में ही 90 डिग्री का है, और जो पहले नंबर वाला कोण है दोनों में वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से बराबर है। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी है दोनों ट्रायंगल में, दोनों त्रिभुजों को हम समरूप या सिमिलर कहते हैं। तो ट्रायंगल OAQ जो है वो सिमिलर है यहाँ पर ट्रायंगल OBP के, OBP के। अब हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, हमें एक क्यों फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से ऐसी दो ट्रायंगल उठाते हैं जहाँ जिनकी वैल्यू पता है हमें, तो ये हम ले लेते हैं OA/OB जो है वो इक्वल आ जाएगा इसके AQ/BP के। कारण ये है कि सिमिलर ट्रायंगल्स की जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो OA के नीचे, OA हमारे पास कितना है, या 10, OB की वैल्यू 6। अब हमें AQ को भी फाइंड आउट करना है, इसके नीचे आएगा BP। BP की जो वैल्यू है वो देखते हैं कितनी है। BP की वैल्यू दे रखी है इन्होंने हमारे को 9, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 9। तो यहाँ से एक हम यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे थे AQ की, AQ आ जाएगा 10/6 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, तो उस मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास कट जाएगा और हमारे पास आंसर कितना आएगा, 2 3 2 3 3 2 5 5 3 15। तो यहाँ पर AQ की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 15 वैल्यू आ रही है AQ की, AQ आ रहा है 15।
तो ये हमारा आंसर होगा। इसके चार ऑप्शन दे रखे थे हमारे पास। एक था ए जो कि था 15, बी जो ऑप्शन था वो दे रखा था 25, सी जो ऑप्शन था वो दे रखा था 10 और जो डी ऑप्शन था इसका वो दे रखा था 8 सेंटीमीटर। तो इसमें हमने देखा कि ए की वैल्यू 15 निकली, तो 15 हमारा ए जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से। के का मान क्या होगा यदि 4 माइनस साइन स्क्वायर 45 अपॉन कोट के इंटू tan 67 अपॉन 2 के इक्वल है। तो साइन 45 और tan 60 की वैल्यू को पुट करते हैं, अननोन वैल्यू कोट के बचेगी, कोट के को निकालेंगे, उसके बाद के निकल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा। सबसे पहले पता होना जरूरी है कि साइन 45 की जो वैल्यू है वो 1/√2 होती है और tan 60 की जो वैल्यू है वो √3 के इक्वल होती है। इस तरह की जितनी भी वैल्यूज हैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का हमें पता होना जरूरी है, वो आप लोग नोट करके रखना। इस क्वेश्चन को देखते हुए आप दूसरे के क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। तो हम ये करते हैं 4 माइनस साइन स्क्वायर 45, तो यहाँ पे आएगा 1/2। तो ऊपर की वैल्यू ये बन जाएगी, नीचे की वैल्यू है कोट की tan 60 की वैल्यू होती है √3 के इक्वल, इक्वल आ रहा है इसके 7/2 के बराबर। तो यहाँ पे ऊपर की वैल्यू बन गई 7/2, नीचे आ रहा है √3 इंटू कोट ऑफ के इज इक्वल टू 7/2। 7/2 से अगर 7/2 में काट दूं तो कोट के की वैल्यू यानी यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है वो आएगा 7/2 बराबर है 7/2 और ये √3 और साथ में कोट ऑफ के, 7/2 पर कैंसिल आउट हो जाएगा। कोट ऑफ के की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, जिससे हमें पता चलता है कि के की वैल्यू जो कोट के 1/√3 है तो के की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे tan 60 की वैल्यू तो √3 होती है और कोट 60 की जो वैल्यू होती है उसका उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ट्रिग्नोमेट्री का है। यहाँ पर a cos थीटा प्लस b sin थीटा की वैल्यू m दे रखी है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा की वैल्यू m दे रखी है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा? चार ऑप्शन है हमारे पास, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, m स्क्वायर n स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर या m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो हल कैसे करते हैं? हम ये देखते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है और यहाँ इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमें a और b नहीं निकालना है, यहाँ पर हम सोचे कि a और b निकालें, ऐसा करने में क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। हम यहीं पे इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, स्क्वायरिंग 1 और स्क्वायरिंग 2 कर दिया। तो इक्वेशन 1 का भी स्क्वायर कर दिया और 2 का भी स्क्वायर कर दिया और मैंने दोनों को प्लस कर दिया। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है इसकी जो स्क्वायरिंग होगी तो रिजल्ट आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2ab sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा m स्क्वायर, और नीचे वाले को जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और अब क्योंकि यहाँ पे दोनों की साइन अलग अलग है तो -2ab sin थीटा और cos थीटा यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर। तो क्लियर सी बात है, दोनों हिस्सों को जब मैं जोड़ देता हूँ तो जोड़ने पर क्या होगा, राइट साइड में आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड में ये हिस्सा दोनों का इक्वल है, ये कैंसिल आउट होने वाला है। और यहाँ से जो रिजल्ट बन रहा है, अगर मैं यहाँ से a स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ से b स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए तो sin स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया और राइट साइड में आ गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है। यहाँ पे हमें लिखना था cos स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर यहाँ से बना, b स्क्वायर यहाँ से बना, राइट साइड में हमारे पास रिजल्ट है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो हमने देखा कि हमारा इन चारों ऑप्शंस में से जो उत्तर बन रहा है वो डी उत्तर बन रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी के, तो क्लियर सी बात है कि ये थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन बन रहा है। डीई बीसी के पैरेलल दे रखा है, एडी अपॉन डीबी की वैल्यू 3/2 दे रखी है, एई की वैल्यू हमारे को 2.7 दे रखा है, इसी हमें फाइंड आउट करना है। तो एडी डीबी एई और इसी को हम देखें तो इसमें एक रिलेशन है थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, बाय थेल्स थ्योरम। अब क्योंकि डीई पैरेलल है बीसी के तो क्लियर सी बात है कि एडी अपॉन डीबी जो होगा वो इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, एडी अपॉन डीबी की वैल्यू 3/2 है, एई की वैल्यू हमारे को पता है 2.7 है, ईसी हमें फाइंड आउट करना है। ईसी को हम अगर इधर लेके जाते हैं तो 3 टाइम ईसी की वैल्यू 2.7 × 2 हो जाएगी, यानी 3 टाइम ईसी की वैल्यू आ जाएगी 5.4 और ईसी की वैल्यू आ जाएगी 5.4/3, काटने पे हमारा आ रहा है 1.8। इसका मतलब है सी इज द करेक्ट आंसर। 10वां क्वेश्चन हम ले रहे हैं फिर से सिमिलर ट्रायंगल में से, जहां पर एबीसी ट्रायंगल के अंदर AB 5 है और AC 7 है, PQ 10 है और PR 14 है। तो देखा जाए तो AB और AC और PQ और PR का जो रेशियो है तो यहाँ से भी 5/7 बनता है और यहाँ से भी 5/7 बनता है। यानी हमने देखा कि दो साइडों को तो हमने प्रोपोर्शनल देख लिया, अब बाकी का जो हिस्सा बचेगा वो बचेगा बीच का कोण। तो अगर कोण A और P बराबर हो जाएं तभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर या समरूप बन पाएंगे। तो इसने हमसे पूछा है कि क्या कोण A 40 डिग्री हो तो समरूपता होगी, 140 हो तो होगी, 60 हो या 90 हो, तो कोण P को A के बराबर होना पड़ेगा। तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, A की वैल्यू होगी 40 डिग्री और दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया गया है सर्कल से, यहाँ पर P नाम के पॉइंट से PA और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है सर्कल से, जहां पर PA और PB नाम की दो टेंजेंट्स हैं, यानी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं सर्कल के ऊपर, जिसका सेंट्रल पॉइंट है O। अब ये कोण इसने हमारे को दे दिया 50 डिग्री का। अब ये क्लियर सी बात है कि जो कोण PAO होगा ये पूरा पूरा कोण हमारा है 90 डिग्री का और ये पूरा पूरा कोण हमारा है 90 डिग्री का। तो ये 90 है, ये 90 है, तो 90 और 90 A और B। हम बात कर रहे हैं APBO नाम के चतुर्भुज की क्वाड्रिलेटरल की, जहां पर AB 90 है, BB 90 है, B 50 है। अगर ये 50 डिग्री है तो इसका मतलब है ये वाला कोण हमारे पास होगा 130 डिग्री का।
क्योंकि चारों कोणों का जोड़ कितना होता है 360, ये दो 90 हैं ए और बी, तो इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा, क्योंकि ए और बी 180 आ गए, तो ये दो बचे 180, ये 50 का है तो ये 130 हो जाएगा। अब हम आते हैं छोटी ट्रायंगल के अंदर ओ ए बी के अंदर। अब ये कोण भी हमारा x है और ये वाला कोण भी हमारा x है। अब हम बात करते हैं 2x और 130 को अगर हम जोड़ दें, 2x और 130 को जब जोड़ोगे तो 180 आएगा, 2x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, और इस तरह से देखते हैं कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 डिग्री, तो हमारे पास B इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात बताना आपको भूल गया मैं कि OA और OB क्योंकि इक्वल हैं, तो OA और OB के इक्वल होने की वजह से ये वाला जो कोण है ये भी x होगा और ये भी x होगा, ये हमने मान लिया, क्योंकि रेडियस दोनों इक्वल हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे, इसलिए हमारा ये 130 था और ये दोनों x थे, तो इसलिए 2x और 130 का जो जोड़ है ये हमने लिया OAB ट्रायंगल, ये भी लिख देते हैं ट्रायंगल OAB के अंदर, यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाँ पर हमें शेडेड पोर्शन यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर आप फिगर को देखें तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि पूरे सर्कल में से अगर ये रेक्टेंगल का एरिया घटा देते हैं, रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, बहुत आसानी से हम 60 को कम कर देंगे पूरे सर्कल के एरिया में से, लेकिन सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सर्कल की रेडियस नहीं है, हमारे पास AC डायमीटर है। हमें ये बात क्लियर है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका डायमीटर है, डायमीटर है पहले AC फाइंड आउट करते हैं। AC जब हमने निकालना होगा तो ये आएगा 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, सारे ऊपर रूट लग जाएगा, यानी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर किया तो यहाँ पे आया 144 और 25 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 169 का जो रूट बनता है वो बन गया 13। अब 13 का मतलब यहाँ पर ये है कि रेडियस जो आई है हमारे पास, सर्कल की रेडियस वो आ गई 13/2, कितनी आ गई 13/2। और अगर हम सर्कल का एरिया निकालें तो पाई आर स्क्वायर से इसका एरिया निकाल लेंगे, पाई की वैल्यू यहाँ पर हम देखते हैं 22/7 ले लें, 3.14 ले लें और 13/2 यानी कि हमारे पास वैल्यू आएगी 6.5। इस एरिया में से ये सर्कल का एरिया ले लेंगे तो 3.14 गुना 6.5 में से मुझे घटाना भी है, मुझे 12 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं ये हिस्सा हल कर लूंगा तो उसके पश्चात हमारा एक उत्तर निकल जाएगा। मैं इसकी कैलकुलेशन के बाद बताता हूँ आपको कि आंसर क्या आएगा। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर था 3.14 को आर स्क्वायर 6.5 गुना 6.5 किया, तो यहाँ से जब हमारी वैल्यू ये सर्कल का एरिया में से 60 कम कर देंगे, 60 जो है वो इस रेक्टेंगल का एरिया है, सर्कल में से रेक्टेंगल घटाएंगे तो 72.6 का आंसर आ जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 73 के बराबर है, तो इसका मतलब है ये सेकंड हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 1 + cot थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा की गुना करनी है 1 + tan थीटा + सेकेंट थीटा के साथ। चार आंसर दे रखे हैं 2 - 1 1 और 0, तो देखते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ये है कि cot थीटा की जो वैल्यू है उसको हमने पुट कर दिया cos बटा sin, और कोसेकेंट की वैल्यू हमने पुट कर दिया 1/sin थीटा, ये 1 को 1 का 1 रख लिया। इसी तरह से tan थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी sin थीटा बटा cos थीटा, और यहाँ से भी पुट कर दिया इसको हमने cos थीटा के इक्वल। याद रखने का कंसेप्ट है कि cos थीटा cos बटा sin के इक्वल होता है, कोसेकेंट 1 बटा sin के इक्वल होता है, tan थीटा sin बटा cos होता है, secant थीटा cos का उल्टा होता है, इसलिए 1 बटा cos थीटा हमने लिख दिया। यहाँ से जब हम एलसीएम लेते हैं पहले पार्ट में तो sin थीटा आएगा और ऊपर आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा तो माइनस का 1। सेकंड जो पोर्शन है उसमें जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये बनेगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 और नीचे इसके cos थीटा। अब ऊपर वाले पोर्शन में देखा जाए तो sin प्लस cos यहाँ भी है और sin प्लस cos यहाँ पर भी है, 1 को मैं सेकंड वैल्यू मान लेता हूँ, 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, sin प्लस cos माइनस 1 और sin प्लस cos प्लस 1। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ट्रिक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, ये अगर कहीं पे a माइनस b और a प्लस b लिखा हो तो आप उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ऊपर का जो पोर्शन है हमारा वही बन जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे का पोर्शन मल्टीप्लाई होकर बनेगा sin थीटा एंड cos थीटा। अब इसको अगर मैं आगे हल करता हूँ तो ये वैल्यू बनेगी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस का 1, और नीचे आ जाएगा हमारे पास sin थीटा cos थीटा। अब ये वाली वैल्यू 1 बन जाएगी, 1 को 1 से हम कैंसिल आउट कर देंगे और ऊपर केवल बचेगा sin थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, इसके नीचे sin थीटा और cos थीटा है, तो वैल्यू आ जाएगी ऊपर की 2 sin थीटा cos थीटा, ये 1 प्लस ये जो है और ये 1 माइनस ये हमारा कैंसिल आउट होने वाला है, नीचे वैल्यू पड़ी है sin थीटा और cos थीटा, इस वैल्यू को इससे काट दिया जाए तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने देखा A इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से सर्कल से रिलेटेड, एक पहिए का व्यास यानी कि डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर। अगर व्यास 84 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। अब दूरी जो है वो है मीटर में, जो हमें तय करनी है तो ये बताना है कि जब पहिया चलेगा तो कितने चक्कर काटने पड़ेंगे 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात समझने की है वो ये है कि एक चक्कर के दौरान एक पहिया कितनी दूरी तय करता है। तो एक चक्कर में जो दूरी तय होती है वो होती है 2 पाई r, जो कि सर्कल का एक सर्कमफ्रेंस है, यानी कि उसकी परिधि।
वृत्त की परिधि के बराबर एक चक्कर में दूरी तय की जाती है। तो एक चक्कर में तय दूरी जब हमने निकाली तो 2 पाई आर आया, 2 22/7 और 42 की मल्टीप्लाई करा तो 12 गुना 22 264 सेंटीमीटर हो गया। दूरी तय कितनी करनी है? 792 मीटर। अब 792 मीटर का मतलब है 792 सेंटीमीटर। तो कितने चक्कर काटने पड़ेंगे? चक्करों की जो संख्या है उसके लिए इस दूरी को हम डिवाइड कर देंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी को। तो 792 को 264 से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये कटेगा 3 के पीछे 2 जीरो हैं, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 300। तो चार ऑप्शन हमारे पास करके रखे थे 330, 400, 360 और 300। तो उसमें हमारा आंसर आया 300। तो उत्तर हमारा हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। 15वां क्वेश्चन हमारा लिया गया है सांख्यिकी से, जहां पर बच्चों की हाइट दे रखी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स साथ में दिया है सेकंड रो में 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170। ये हमारे क्लास इंटरवल हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी है 15, 13, 10, 8, 9, 5। टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 60 हैं। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा और माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा का जोड़ निकालना है। तो यहाँ पर अब हमें दो सीमाओं से दो वैल्यूज उठानी है बहुलक वर्ग की निचली सीमा। अब बहुलक का मतलब है कि अपना जो मॉडल क्लास यानी कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट वाला ग्रुप है उसकी लोअर वैल्यू लेंगे। सबसे ज्यादा बार जो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं वो है 15 और यहाँ पर जो निचली सीमा आ रही है वो आती है 150। तो बहुलक वर्ग आ रहा था यहाँ पे 15 ही हमारा है बहुलक वर्ग के लिए। बहुलक वर्ग, अगर बहुलक वर्ग की निचली सीमा की बात करें तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 150। ठीक है, 150 वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माध्यक वर्ग देखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 60 का आधा करते हैं तो 30 आता है। ये देखना है कि 30 नंबर का जो आंकड़ा है कहां जा रहा है। 1 से 15 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताइए ऐसा 1 से 15 तक हमारा ये वर्ग है, 16 से 28 तक ये वाला वर्ग आता है और 29 से 38 तक जो हमारा वर्ग है वो ये आ रहा है। तो ये हमारे पास आ रहा है माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग की हमें लेनी है ऊपरी सीमा। माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा की वैल्यू है 165। तो अगर इन दोनों का जोड़ करते हैं तो आता है 5, 6, 5, 11 और ये आ गया 315। इस तरह से हम लिखते हैं इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। कई बार हम बहुलक वर्ग को ही पढ़ के इन दोनों वैल्यूज को जोड़ बैठते हैं या माध्यक वर्ग को ही पढ़ लिया और इन दोनों वैल्यूज को जोड़ दिया। ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सावधानी वाली बात ये है कि बहुलक वर्ग की निचली सीमा लेनी है और माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा लेनी है। इन दो वैल्यूज को ध्यान से हमें उठाना है और उसके पश्चात उनका जोड़ करना है। तो इस तरह से उत्तर हमारा आ जाएगा बी। 16वें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि भुजा के इकाई वाले दो घन एक साथ रखे जाएं तो नए घनाभ का आयतन क्या होगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, दोनों आयतनों को जोड़ दिया जाए। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती तो अलग अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आयतन की बात हो रही है तो दोनों के आयतन को जोड़ दें या अलग से जो शेप बन रही है उसके आयतन में उसका ही आयतन निकाल दें। तो दोनों ही तरीकों से सेम आयतन आएगा। तो हम फिर भी एक बार देख लेते हैं कि आयतन कैसे निकलेगा। तो पहले वाला जो पार्ट है उसमें आयतन आएगा k की 3 और k की 3, यानी कि यहाँ से आया 2k की 3। और अगर यहाँ से भी करते हैं तो ये घनाभ है। घनाभ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2k, ये अब यहाँ पर जो लंबाई है 2k बन गई। तो ने ये कैलकुलेशन कर लिया कि अगर प्रथम पुरस्कार जीतना है तो उसकी प्रायिकता है 0.08। अब कुल इस पुरस्कार के लिए 6000 टिकटें बेची गई हैं तो उसने कितनी टिकटें खरीदी थी, तो ये बात हमने फाइंड आउट करनी है। अब प्रायिकता में क्या होता है कि अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अब कुल परिणाम हमारे पास 6000 हैं, जिनमें से एक में हमारे पास फर्स्ट प्राइज है। अब हम ये मान के चलते हैं कि उसने n टिकटें खरीदी होंगी। माना टिकटें खरीदी n, तो ये लेके चलते हैं, माना टिकट खरीदी n। कुल टिकट कितनी थी, कुल टिकट थी 6000। प्रायिकता बन जाएगी हमारी n बटा 6000। लेकिन n बटा 6000 की वैल्यू उसने कैलकुलेट कर रखी है कि 0.08 के बराबर है। तो n का जो मान है 0.08 गुना 6000 हो जाएगा। 8 के लिए हम नीचे 100 लगा लेंगे तो ये जो कट जाएगी 8 48, तो 480 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, इन्होंने 4 आंसर दे रखे थे, 40, 240, 480 और 750। तो इस तरह से हम देखते हैं A, B, C और D जो उत्तर है उनमें से C विल बी द करेक्ट आंसर।